अस्सलाम वालेकुम। इंजाइम वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने इंजाइम का इंट्रोडक्शन और मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन वाला टॉपिक देख लिया था। अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन। अब देखिए, हमें पता है कि इंजाइम केमिकल रिएक्शन को जस्ट स्पीड अप करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन की स्पीड कितनी है? हम ये देखेंगे कि रिएक्शन में कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कितने सबस्ट्रेट इस्तेमाल हो रहे हैं और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। इससे हमें रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन की स्पीड का अंदाज़ा होगा। अब एक्सटर्नल फैक्टर, बैरूनी फैक्टर, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, उन फैक्टर्स के अंदर एक है टेम्परेचर, एक पीएच है, एक एंजाइम कंसंट्रेशन और एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की यानी किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। अब पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखें, किसी भी चीज़ का जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट, वाइब्रेशन बढ़ेगी। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंक्रीज इन जस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एंजाइम का टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक, एक हद तक। एक हद ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमम काम करेगा, यानी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। अगर आप वो जो टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन, इंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट, यानी इंजाइम मैक्सिमम स्पीड से काम करते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर, कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। देखिए, हर इंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, यानी मुख्तलिफ इंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन अब जो इंसान ह्यूमंस के जो इंजाइम हैं, उस ज़्यादातर इंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हम ग्राफिकली देखते हैं, एक तरफ ये टेम्परेचर दिया गया हुआ है, इस तरफ टेम्परेचर है ये, और इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है, या उसे हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इंजाइम है वो इनएक्टिव है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, ये कर्व ऊपर को जा रही है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। कब तक? मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, क्योंकि इसका मतलब है इंसान का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंजाइम डीनेचर हो जाएगा, इंजाइम काम करना छोड़ देगा। उसकी वजह यह है कि इंजाइम दरअसल प्रोटीन के बने हुए हैं ना, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ है, यानी प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की चेन है ये आपस में क्वाइलिंग और फोल्डिंग करके सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ने से जो प्रोटीन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है, उनकी कोलिजन बढ़ती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उनकी वाइब्रेशन, उनकी मूवमेंट, कि वो आपस के बॉन्ड्स को तोड़कर वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन का वो जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है, यानी उसकी जो फोल्डिंग है वो अनफोल्ड हो जाएगी, और वो प्रोटीन जो सी है वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे देखें, जब टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हुआ तो डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37। और हाँ, अगर इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, यानी नॉर्मल कर्व फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ये तो है ना ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिंदा जानदार में प्रोटीन एंजाइम डीनेचर हो जाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ये कर्व ऐसे ही ऊपर जाएगी, यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। मसलन जिस तरह आप कुकर के अंदर घर में देखें, जब खाना पकाते हैं कुकर के अंदर, वहाँ पे उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है। जितना ज़्यादा उसको टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा वो खुराक जल्दी कुक हो जाती है, पक जाती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो गैर जानदार रिएक्शन है उसमें डीनेचरेशन का या एंजाइम के डीनेचर होने का कोई खदशा या कोई ख़तरा नहीं होता।
तो ये हमने देख लिया कि हीट बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और रेट ऑफ रिएक्शन जो सा वो बढ़ता है। और हमने ये भी देख लिया कि रेट ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब ज़्यादा अगर टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर विच काज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। यानी यहाँ पर जिस तरह हमने देखा, जिस टेम्परेचर की वजह से ये 37 से ऊपर जो टेम्परेचर है उसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। अब वो कह रहा है कि मोस्ट हीट सेंसिटिव बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंजाइम के अंदर जो सबसे पहले हीट की वजह से बॉन्ड टूटते हैं, जो हीट सेंसिटिव हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंसान का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वो कह रहा है कि कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं, उनके एंजाइम का टेम्परेचर 70 और उससे ज़्यादा होता है। मसलन ये ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ एक तो एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम, ह्यूमन एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, जबकि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सम थर्मोफिलिक बैक्टीरियल एंजाइम, कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 और उससे ज़्यादा, इवन के 90 तक भी उनका टेम्परेचर जाता है। अब ये तो हमने हाई टेम्परेचर को देख लिया, अगर एंजाइम का टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, इसको अपने गौर से समझना। देखिए, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या बिलो फ्रीजिंग कर दिया जाए तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, डीनेचर नहीं होगा। हाई यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करने पर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, जबकि 0 और बिलो फ्रीजिंग पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, यानी वो काम करना छोड़ देगा, डीनेचर नहीं होगा। हाँ, अगर आप उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी बढ़ाना, उसे टेम्परेचर बढ़ाएं, ज़्यादा करें, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो दोबारा उसकी एक्टिविटी रीस्टोर हो सकती है, दोबारा वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जब एंजाइम डीनेचर हो जाए तो टेम्परेचर लो करने से वो काम नहीं करता। मसलन यहाँ पे देखें, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, यहाँ पे इंसान का ह्यूमन एंजाइम इनएक्टिव है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी एक्टिविटी रीस्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर वेयर इनएक्टिव एंजाइम बिकम एक्टिव अगेन, यानी 0 और बिलो फ्रीजिंग पे एंजाइम इनएक्टिव हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक्टिव हो सकता है। तो वो टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिस पे एंजाइम दोबारा एक्टिव हो जाए, उसे हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर वेयर इनएक्टिव एंजाइम बिकम एक्टिव अगेन इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर। अब आगे हम देखते हैं पीएच वैल्यू। अब देखें, जिस तरह एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम काम करते हैं, इसी तरह एक ऑप्टिमम पीएच पे जो एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम काम करते हैं। तो ये देखें, एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर ए नैरो रेंज ऑफ पीएच, यानी एक नैरो सी रेंज है पीएच की, जहाँ पे ज़्यादातर एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं, उसको उस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। देखिए, पीएच की तब्दीली की वजह से एंजाइम के जो चार्जेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और चार्जेस के डिस्टर्ब होने की वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो सकता है, डीनेचर भी हो सकता है। अगर तो स्लाइड चेंज, पीएच में थोड़ी तब्दीली हो, तो वो जो एंजाइम के ऊपर जो आयंस की आयोनाइजेशन है, उस आयोनाइजेशन की वजह से एंजाइम इनएक्टिव टेम्पोररी, थोड़े वक्फे के लिए इनएक्टिव हो सकता है। लेकिन एक्सट्रीम चेंज, अगर पीएच में ज़्यादा तब्दीली आए तो एंजाइम डीनेचर हो सकता है, काम करना बिल्कुल छोड़ सकता है। वो कह रहा है ऑप्टिमम रेंज फॉर द मोस्ट एंजाइम, ज़्यादातर एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम पीएच की रेंज है वो 6 से 8 पीएच है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं, यानी ये एक बहुत ज़्यादा रेयर केस है कि कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिन पे पीएच का कोई असर नहीं होता। मसलन यहाँ बता रहा है कि ये पेपिन एंजाइम फ्रॉम ग्रीन पपाया, एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडिया, ये दोनों मीडिया वाला जो एंजाइम है, ये एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम पे काम कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ एंजाइम है और उनकी पीएच दी गई है, जैसा कि पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 2 है, सुक्रेज की 4.5, एंटेरोकाइनेज 5.5, सेलेवरी अमाइलेज 6.8, कैटालेज 6.6 और कीमोट्रिप्सिन की 7 to 8, पैंक्रियाटिक लाइपेज 9 और इसी तरह अर्जिनेज की 9.7। अब यहाँ पे ये आप ग्राफ देखें तो इस ग्राफ पे एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन। अब पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच की रेंज है 2, यानी ये 2 जो सी है ये एसिडिक पीएच है, तो पेप्सिन एसिडिक पीएच पे काम करती है। जबकि एक और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 8। अब ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब इससे आपको ये चीज़ भी ज़हन में आ जाएगी
कि ये जो पेप्सिन है ये स्टोमिक में काम करती है और ट्रिप्सिन काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका मतलब है स्टोमिक की पीएच जो सी है वो एसिडिक है 2, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो बेसिक है, यानी जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आप इंटर होते हैं पीएच बेसिक होना शुरू हो जाती है। तो ये पीएच होगी। अगला जो फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब देखें, फ़र्ज़ करें ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने ये जो ग्रीन कलर के अंदर में ये सारे के सारे हैं इंजाइम्स, ये सारे क्या है इंजाइम, यानी किसी भी मीडियम के अंदर अगर इंजाइम की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड कर दी जाए, यानी इंजाइम बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, अब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर। यानी इसके अंदर अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डालना शुरू कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन तेज होना शुरू हो जाएगा। तो जितना सबस्ट्रेट आप ऐड करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डबल कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 4 गुना कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं पीएच और टेम्परेचर ये कांस्टेंट होना चाहिए। मसलन इसके लिए अभी देखें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के अंदर है ये सबस्ट्रेट हैं, तो सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक खास हद तक। कब तक? जब तक तमाम इंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से पूर्ण नहीं हो जाती, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मसलन यहाँ पे ये आप ग्राफ देखें, एक तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। अब आपने देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट डालते गए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया एक खास लिमिट तक, इस लिमिट के बाद अगर आप मजीद भी सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पे क्या है? सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट जो सी है वो फिल होगी। यहाँ पे ऑल एक्टिव साइट आर नॉट ऑक्युपाइड, यहाँ पे जब नॉट ऑक्युपाइड है तो ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है। अब दूसरी तरफ जिस तरह यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इसी तरह एंजाइम कंसंट्रेशन है। यानी यहाँ पे आपने क्या किया कि एक कंटेनर के अंदर ये जो इंजाइम्स, ये जो एक कंटेनर के अंदर आपने सबस्ट्रेट अनलिमिटेड डाल दिए, ये सारे के सारे ब्लू कलर के क्या हैं? सबस्ट्रेट, और इसका पीएच और टेम्परेचर भी जो है वो कांस्टेंट है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? वो इंजाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जितनी इंजाइम कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यानी अब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंजाइम कंसंट्रेशन के। यानी जितना ज़्यादा एक तरफ इंजाइम कंसंट्रेशन एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो जितना इंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ये भी एक खास लिमिट तक होगा। उस लिमिट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। उस लिमिट को, उस पॉइंट को जहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट होगा उसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।